जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों के पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि हमने घोषणा किया है कि प्रतिदिन हम लोग रात्रि के 8 बजे से 8:15 बजे के बीच में और पुनः रात्रि के 8:45 से 9 बजे तक नियमित रूप से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा जो 2021 के फरवरी महीना में होगी, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नियमित चर्चा करते रहेंगे ताकि जो छात्र हमसे जुड़े हैं उनको लाभ दिला सकूं। तो इसी क्रम में आज इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। पहला प्रश्न है ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। तो आप लिखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया। उसी घोषणा पत्र को हम ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत में कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध में जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है, बर्बाद हो गया है, अमेरिका हर परिस्थिति में उन देशों की आर्थिक मदद करके उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए तथा साम्यवादी रूस के विस्तार को रोकने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसी घोषणा पत्र को हम ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है मोलोटोव योजना क्या है। मोलोटोव योजना क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव जॉन मार्शल के द्वारा प्रस्तुत की गई मार्शल योजना के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव जॉन मार्शल के द्वारा प्रस्तुत की गई मार्शल योजना के विरोध में सोवियत संघ के विदेश मंत्री मोलोटोव ने एक योजना बनाई, जिस योजना के तहत मोलोटोव ने कहा कि रूस यूरोप महादेश के पूर्वी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, वित्तीय सहयोग प्रदान करके उनका आर्थिक पुनः निर्माण करने का काम करेगी। तो सोवियत रूस के विदेश मंत्री मोलोटोव ने पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके आर्थिक पुनरुद्धार करने का जो निर्णय लिया, उसी निर्णय को हम मोलोटोव योजना के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। तो लिखेंगे दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति, दो ध्रुवीय विश्व का अंत 1991 ईस्वी में हो गया, लेकिन दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद अब गुटबंदियां समाप्त हो गई, क्योंकि विश्व में अब एक ही ताकतवर देश रह गया, वह देश रह गया संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन फिर भी विश्व में शांति की स्थापना के लिए, सुरक्षा की स्थापना के लिए गुट निरपेक्षता की भूमिका आज भी कम नहीं हुई। आज भी गुट निरपेक्ष देश विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद इसकी प्रासंगिकता में थोड़ी सी कमी आई है।
लेकिन फिर भी इसका महत्व घटा पूरा पूरा नहीं है, आज भी आंदोलन चल ही रहा है। अगला प्रश्न है कि क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? प्रश्न है, क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है अथवा पंडित नेहरू ने ऐसा क्यों कहा कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है? तो हम कहेंगे कि गुटनिरपेक्षता नकारात्मक नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता को नकारात्मक नीति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गया, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, तो कोई जो एक देश अगर किसी गुट में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे देश का वह विरोध करता है। एक गुट में शामिल होना दूसरे गुट के विरोध करने के बराबर है। और जो नया स्वतंत्र देश हुआ था वह किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट के कोप का शिकार नहीं बनना चाहता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ को साधने की नीति है, सबके सहयोग प्राप्त करने की क्या है नीति। अगला प्रश्न है कि जन लोकतंत्र क्या है? प्रश्न है, जन लोकतंत्र क्या है? तो आप लिखेंगे शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया के साथ मिलकर एक मिले जुले मंत्री परिषद का निर्माण किया। मतलब शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के देशों ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और कम्युनिस्ट देशों के साथ मिलकर एक मिले जुले मंत्री परिषद की स्थापना किया। उसी मिले जुले मंत्री परिषद को हम जन लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? तो शॉक थेरेपी जिसका मतलब होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी जिसका मतलब होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। और शॉक थेरेपी का अनेक सारे परिणाम हुए, जिसमें पहला परिणाम था कि सोवियत रूस का राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, खराब हो गया। शॉक थेरेपी के अपनाने के कारण सोवियत रूस का जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा थी, उद्योगों पर पूरा पूरा राज्य का नियंत्रण था, वह ढांचा क्या हो गया? चरमरा गया। दूसरा, सामूहिक कृषि मतलब मिलजुल कर खेती-बाड़ी करने की जो परंपरा थी, वह परंपरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आइए जान लेते हैं कि शॉक थेरेपी है क्या। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे सोवियत संघ जिसका विघटन 1991 ईस्वी में हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बड़ा ही कष्टपूर्ण दौर से गुजर रहा था। या यूं लिखेंगे कि 1991 ईस्वी में रूस बड़ा ही कष्टपूर्ण दौर से गुजर रहा था। इस कष्टपूर्ण स्थिति के समय में सोवियत रूस के पूरब में यूरोप महादेश के जो पूर्वी देश थे, उन्होंने जिस विकास के जिस मॉडल को अपनाया था, तो रूस ने भी अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पूर्वी यूरोप के देशों के मॉडल को अपनाकर आर्थिक मॉडल को अपनाकर रूस की जर्जर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम किया। उसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि 1990 के दशक में रूस बड़ा ही कष्टपूर्ण स्थिति से आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। तो अपनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए, आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए
आर्थिक विकास के पूर्वी देशों के मॉडल को अपनाया और अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रदान किया। उसी आर्थिक नीति को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अगला है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? प्रश्न है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका ने इस्लामी कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए या अमेरिका ने इस्लामी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए या अफगानिस्तान से आतंकवाद को सफाया करने के लिए सितंबर 2001 ईस्वी में अफगानिस्तान में तालिबान शासक के विरुद्ध और 2003 ईस्वी में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया, उसी को अभियान को हम ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जानते हैं। एक बार और सुनेंगे, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? तो आप लिखेंगे अमेरिका ने विश्व से आतंकवाद को सफाया करने के लिए, इस्लामी कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए सितंबर 2001 में अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विरुद्ध और 2003 ईस्वी में इराक में सद्दाम हुसैन के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया, उसी सैन्य अभियान को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इराक ने 1990 ईस्वी में कुवैत पर हमला करके कुवैत को हड़प लिया और कुवैत को अपना 19वां राज्य घोषित कर दिया। इराक ने 1990 ईस्वी में कुवैत पर हमला बोलकर कुवैत को हड़प लिया और कुवैत को अपना 19वां राज्य घोषित कर लिया। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के आदेश के अनुसार अमेरिका ने विश्व के 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों की सहायता से इराक पर हमला बोल दिया और इराक के कब्जा से कुवैत को मुक्त कराने का काम किया। अमेरिका के द्वारा इराक के विरुद्ध किया गया इसी सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। और एक खास बात यह है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जितना भी सेना थे उसके 75% सैनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है एक ध्रुवीय विश्व क्या है? एक ध्रुवीय विश्व क्या है? तो आप लिखेंगे एक ध्रुवीय विश्व उस स्थिति को कहते हैं जिसमें विश्व का कर्ता धर्ता, विश्व के राजनीति का संचालन एक ही देश के हाथ में हो जाए। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें विश्व में राजनीति का संचालन एक ही देश के हाथ में आ जाए तो उसे हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1991 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में तब हुआ जब सोवियत रूस का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही, पुनः कल एक नए विषय लेकर आते हैं। धन्यवाद।